हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 8 मई 2024 और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों ने पहली बार जो है विजिट किया है चैनल पर। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2024 थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, चीन। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर की जा रही है? यहाँ पर बात हो रही है 2024 थॉमस कप बैडमिंटन का जो कप है उसका खिताब जीता किसने? तो वो जीता है चीन ने। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। तो चीन की ने इस बार जो है वो पुरुष का थॉमस कप और महिला का जो उबेर कप है वो जीता है चीन ने और अपना दबदबा कायम रखा है। ठीक है, और ये जो है कहाँ पर खेला गया है? तो ये चीन का एक शहर है चेंगदू, यहाँ पर ये खेला गया है। ये थॉमस और ये जो उबेर कप है ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और कौन इसका आयोजन करता है? इसका आयोजन जो है करता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के द्वारा जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और इसके बारे में देखें तो 2012 के बाद जो है वो पहली बार चीनी बैडमिंटन ने विश्व टीम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला, क्योंकि इन्होंने दोनों खिताब जो है वो एक साथ जीते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, हराया किसको है? इन्होंने हराया है इंडोनेशिया को। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि उप विजेता कौन है? तो चीन विजेता है और उप विजेता कौन है? इंडोनेशिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत जो है इसमें सेमीफाइनल से जो है वो बाहर, क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गया था भारत, और इसमें जो है वो चैंपियनशिप से बाहर हो गया था। ठीक है, भारतीय टीम जो है वो अपना एकमात्र थॉमस कप खिताब, देखिए एकमात्र जो है इन्होंने जीता है। कब जीता है? 2022 में जीता है, जो कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था थॉमस कप। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक बार जीता है थॉमस कप 2022 में। ठीक है, उबेर कप की अगर हम बात करें तो ये जो है चीनी महिला टीम ने इंडोनेशिया को हराया है और कितनी देखो 16वीं बार जो है उबेर कप जीता है। ठीक है, और यहाँ पर और क्या है कि भारत की जो महिला टीम है क्वार्टर फाइनल में जापान से 3-0 से हार गई थी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, अभी जो उबेर है किसके नाम पर उबेर कप का नाम रखा गया है? ये एक इंग्लैंड की महान खिलाड़ी थी, उनका नाम था बेटी उबेर, उनके नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने ट्रॉफी को डिज़ाइन और दान भी किया था। ठीक है, 1984 से उबेर कप का आयोजन और थॉमस कप के साथ ही एक ही स्थान पर किया जाता रहा है। ठीक है, और ये हर 2 साल के बाद होता है। अब देखिए क्या है कि चीन ने इसको कितनी बार जीता है? 16 बार जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जापान ने 6 बार इसको जीता है, और भारत ने अभी, भारत की जो महिला टीम है उन्होंने उबेर कप जो है वो एक बार भी नहीं जीता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इतनी बातें हमने इसके बारे में पढ़ ली, यहाँ से कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? ब्लू ओरिजिन स्पेस एक्स, सॉरी एक्स यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, इसका नाम क्या है? स्पेस एक्स और हाई इम्पल्स कंपनी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हाई इम्पल्स कंपनी। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है? रॉकेट है जिसका नाम है SR-75 रॉकेट। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? ये हाई इम्पल्स कंपनी। अब अगर बात करें कहाँ की कंपनी है ये, तो ये कंपनी है जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो गया। अब पैराफिन ईंधन क्या होता है? ये जो पैराफिन ईंधन है ये है जो हम बोलते हैं मिट्टी का तेल, वो होता है पैराफिन ईंधन। तो पैराफिन मिट्टी का तेल या पैराफिन ईंधन से चलने वाला जो रॉकेट है ये SR किसने बनाया है? जर्मनी की हाई इम्पल्स कंपनी ने बनाया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये विश्व का जो पहला रॉकेट होगा जो कि मिट्टी के तेल से संचालित होने वाला है। अब इसका जो प्रक्षेपण है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कुनिब्बा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? कुनिब्बा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? इसमें अगर हम मिट्टी का तेल यूज़ कर रहे हैं तो फ़ायदा इसका ये है कि ये जो है वो सस्ता भी होने वाला है। ठीक है, और एनवायरनमेंट को भी इससे नुकसान नहीं होगा, ये भी इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विमान वाहक पोत फुजियान समुद्री परीक्षण प्रारंभ किए हैं? ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, चीन। ठीक है, कौन सा पोत? विमान वाहक पोत, नाम क्या है इसका? फुजियान नाम है इसका। ठीक है, समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है, चीन ने किया है। देखिए ये है तस्वीर इसकी, जो फुजियान है ये इसकी तस्वीर है, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, विमान वाहक पोत है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें महिला, नेक्स्ट क्वेश्चन की, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो महिला T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है 2024 की, कहाँ पर होगा? बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में। ठीक है, तो जो महिला T20 विश्व कप 2024 है कहाँ पर होने वाला है? बांग्लादेश में होने वाला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि हम बोलते हैं, उसका स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 7 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें BRO की, तो कौन सा नंबर का मनाया है? 65 नंबर का जो है इन्होंने मनाया है अपना ये जो दिवस है, स्थापना दिवस है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है देखिए कब की गई थी? ये 7 मई 1960 को की गई थी। पंडित नेहरू की सरकार उस वक्त थी। ठीक है, इन्होंने इसको किया था। और ये कहाँ पर? बॉर्डर की जो सड़कें होती हैं उनका जो देख रेख होती है, उनको बनाना जो होता है, काम किसका है? ये BRO का काम है। ठीक है, अब देखिए 1960 में इन्होंने अपना परिचालन किन परियोजना के साथ शुरू किया था? प्रोजेक्ट पूर्व में प्रोजेक्ट टस्कर और पश्चिम में प्रोजेक्ट बीकन। ठीक है, ये भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टस्कर क्या है? प्रोजेक्ट टस्कर जिसको कि अब प्रोजेक्ट वर्तक का नाम दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश, पूर्व की बात हो रही है ना, ईस्ट की बात हो रही है, तो वहां पर अरुणाचल प्रदेश में भालुकपोंग और टेंगा के बीच सड़क का निर्माण करना था। ठीक है, और प्रोजेक्ट बीकन क्या था? तो प्रोजेक्ट बीकन था भारतीय सेना के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कश्मीर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और रख रखाव के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को कभी कभी हो सकता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट टस्कर किससे रिलेटेड है या प्रोजेक्ट बीकन किससे रिलेटेड है, तो ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है उसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एलाइड का पेपर है, HS का पेपर है। ठीक है, तो उसमें ये पूछे जा सकते हैं। अब ये BRO जो है, ये बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है? इसका काम है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर सड़कों का निर्माण करना, रख रखाव करना। ठीक है, तो अभी देखिए बहुत, वैसे तो BRO ने बहुत सारी सड़कें बनाई हैं, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी देखिए जो काम क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की जो सबसे लंबी द्वि लेन जो सुरंग है, ठीक है, कौन सी? सेला सुरंग, तो ये अभी पूरी कर ली है। ठीक है, और सेला सुरंग में बताया है कि 2 सुरंगें हैं जो कि 1003 मीटर की सिंगल ट्यूब सुरंग और आपातकालीन एस्केप ट्यूब के साथ 1595 मीटर की दोहरी सुरंग भी है। ठीक है, और इसमें 8.6 किलोमीटर लंबी पहुंच और लिंक सड़कें हैं। और एक बात और है, इन्होंने जो शिंकुला कहाँ पर है? लाहौल घाटी को कहाँ से? जास्कर घाटी से जोड़ेगी शिंकुला सुरंग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। अब अगर इसका काम पूरा हो जाता है तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होने वाली है ये, और जो चीन में मीला सुरंग है उसको पार करेगी, जो कि 15,590 फीट की है। मतलब इसको पीछे छोड़ जाएगी जो चीन की मीला सुरंग है, और ये शिंकुला जो है इससे नंबर 1 पे आ जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो BRO का जो मंत्रालय है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है हमेशा एक सेना अधिकारी करते हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर हम कहें कि इसके महानिदेशक कौन है, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। और टैगलाइन क्या है? हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है। ये है इनकी टैगलाइन। क्या टैगलाइन है? हमारे महान पर्वतों की खामोशी में काम बोलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत फॉर एवरी चाइल्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा या फिर हिमा दास? इसका सही आंसर रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, करीना कपूर। ठीक है, यूनिसेफ का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एवरी चाइल्ड। तो उसका जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नेशनल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? करीना कपूर को बनाया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को इतना याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 2005 में यूनिसेफ का अमिताभ बच्चन को बनाया गया था, और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले भारतीय थे, यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और ये यूनिसेफ पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, उसमें अमिताभ बच्चन जी की ऐड आती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रियंका चोपड़ा, देखिए 2016 में इनको बनाया गया था। सचिन तेंदुलकर 2013 में बनाया गया था, क्षेत्रीय राजदूत बनाया गया था। और माधुरी दीक्षित को 2014 में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था। और जो एथलीट है हिमा दास, उनको भी युवा राजदूत के रूप में नियुक्ति दी है। ठीक है, और ये पहली भारतीय यूनिसेफ जो युवा राजदूत है, कौन? हिमा दास। ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगर अब हम बात करें यूनिसेफ, इसका क्या अर्थ होता है यूनिसेफ का? इसको हम बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। ठीक है, इसकी जो स्थापना 1946 में की गई थी। क्यों की गई थी? बच्चों और युवाओं की मदद के लिए की गई थी। ठीक है,
और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है? यूक्रेन, इजराइल, ईरान या फिर रूस? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। ठीक है, क्या किया है इन्होंने, जो विदेश मंत्रालय है उसके लिए जो एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता, ठीक है, बोलने वाला प्रवक्ता जो है उसका अनावरण किया है। तो क्या, और ये देखिए ये है इनकी जो डिजिटल प्रवक्ता है, ठीक है, किसने किया है, यूक्रेन ने किया है, ये इनकी तस्वीर है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इनका नाम क्या है, विक्टोरिया शी, ठीक है, रोबोट है ये एआई, और विक्टोरिया शी नाम है, विदेश मंत्रालय के लिए प्रवक्ता जो है वो इनको बनाया गया है। हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? युजवेंद्र चहल, क्रिस गेल, युवराज सिंह या फिर नवीन पुनिया? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, युजवेंद्र चहल। क्या बनाया गया है इनको, गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गुरुग्राम कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया युजवेंद्र चहल को। ये क्यों बनाया गया है, ये जो मतदान हो रहा है, ठीक है, वोटिंग जो हो रही है, इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो वहाँ पर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए मतदान के लिए, तो युजवेंद्र चहल को क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ नवीन पुनिया को भी बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक और ऐप जो है वो वोटर इन क्यू ऐप भी लॉन्च किया है हरियाणा के अंदर, ठीक है। किस लिए किया है, क्योंकि आप लोग जो हैं सॉरी, वोटिंग जो सेंटर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लाइनों में लगना पड़ता है, तो आप लोगों के ऐप के जरिए आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपके सेंटर पर भीड़ है इस वक्त कितनी है, ठीक है। तो वोटर इन क्यू ऐप जो है वो ये भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ने के लिए कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ के, महाराष्ट्र ने लिया है। महाराष्ट्र का जो टाइगर रिजर्व क्या नाम है उसका, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ट्रांसफर करेंगे, स्थानांतरित करेंगे सह्याद्री रिजर्व को, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। हाल ही में किस राज्य के अजरख को जीआई टैग मिला है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर एक, गुजरात, ठीक है। जीआई टैग अजरख, नाम क्या है, अजरख, गुजरात के कच्छ में ये शिल्प कला है, ये ठीक है, ये शिल्प कला, तो इसको मिला है जीआई टैग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है, ये आपको जो तस्वीर दिख रही है ये है अजरख। कहाँ पर, कॉटन के कपड़ों पर, सूती कपड़ों के ऊपर किया जाता है ये अजरख, हाथ से किया जाता है ये वाली कला, तो इसको कहते हैं अजरख, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको, अजरख, अदरक नहीं है, ये अजरख है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, जीआई टैग जो प्रदान करती है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो है वो मिलता है। कितने सालों के लिए जीआई टैग मिलता है, 10 सालों के लिए मिलता है। इसका जो कार्यालय है, मतलब मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री कार्यालय है इसका, ठीक है। और जो WTO में जो ट्रिप्स समझौता है वो जीआई टैग को नियंत्रित करता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अधिनियम कब का है, कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, 1999 का अधिनियम है इसका, ठीक है, 1999 का अधिनियम है, ठीक है। क्यों दिया जाता है ये जीआई टैग, ये भी हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं। ये प्रमाणिकता और उत्पत्ति का प्रतीक है। विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले उत्पाद, सेवाएं या फिर कला, उनको जो है वो कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जीआई टैग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन। 2023-24 सीजन का ला लीगा खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब, जो कि कहाँ का है, स्पेन का है। पनामा के नए राष्ट्रपति के, और कितने नंबर का, 36वां जीता है इन्होंने, 36 नंबर, 36 बार, 36वीं बार जीता है इन्होंने। पनामा के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जोस राउल मोलिनो को, ठीक है। 2024 मैड्रिड ओपन टेनिस महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इगा स्विएटेक ने। नेक्स्ट, भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था अबूजा के अंदर। अबूजा किसकी राजधानी है? नाइजीरिया की राजधानी है। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जेरेमिया मानेले को, ठीक है। किसको चुना गया है? जेरेमिया मानेले को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का स्वदेशी बॉम्बर कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है बंगलुरु के अंदर, ठीक है। ये इसकी फोटो मैंने आपको कल भी दिखाई थी। यूपीआई और GHIPSS का एकीकरण जो है वो भारत और किस देश के बीच में हुआ है? GH से मतलब घाना, ठीक है, घाना के बीच में हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, गुजरात के गिफ्ट सिटी में सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी किसे प्राप्त हो चुकी है? तो वो हो चुकी है REC लिमिटेड को। हाल ही में विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 मई को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लैंडो नॉरिस ने जीती है,
ठीक है, किसने जीती है? लैंडो नॉरिस ने। हाल ही में आरबीआई का कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 90वां नंबर का मनाया गया है। हाल ही में जुडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बनी है। हाल ही में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट है, हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बनी है शेफाली शरण। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के लिए वैश्विक नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? ये किया है WHO ने। तो ये तो आप लोगों को पता है कि लास्ट में हम लोग जो है वो अप्रैल मंथ के जो भी थोड़े थोड़े करंट अफेयर 10 क्वेश्चन मैं डेली लगाती हूँ इसमें अप्रैल मंथ के। वैसे तो हमने अप्रैल की जो पूरी क्लास ली है, ठीक है, अप्रैल माह का जो रिवीजन है वो एक ही क्लास में किया है, लेकिन फिर भी हम भूल ना जाएं, बार बार उसको रिमाइंड होता रहे, इसीलिए यहाँ पर लास्ट में भी आप लोगों को थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाए जाते हैं। हाल ही में एक्सिस कैपिटल के MD और CEO कौन बने हैं? ये बने हैं अतुल मेहरा। नेक्स्ट है, हाल ही में सर्वाधिक GI टैग उत्पादों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आ गया है। और हाल ही में मनरेगा मजदूरी दरों में संशोधन के बाद किस राज्य की उच्चतम मजदूरी दर है? तो ये है हरियाणा की, ठीक है। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह बना है? तो ये बना है पारादीप ओडिशा का बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव CNG संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कौन से देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है। अब ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप लोग यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप के अंदर अगर आप लोगों को PDF चाहिए उसी के लिए ग्रुप बना है, बाकी इसमें कुछ नहीं काम हमारा है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो वहाँ से मिल जाएंगे, आपको नोट्स बनाने की या पढ़ने की वहाँ से हेल्प हो जाती है, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ये लिंक। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप लोगों ने क्लास को सुना देखा, ठीक है। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।